Assalamu alaikum guys. So today, as you can tell by the title and the thumbnail, हम क्रिस्टिना रोज़ेटी की पोइम व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम इसकी एक ओवरऑल समरी करेंगे और उसके बाद इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। सो शुरू करते हैं। फर्स्टली ये रिटन हुई थी 1848 के अंदर, देन ये पब्लिश हुई 1864 के अंदर। इसमें जो मेन थीम्स आ जाती हैं वो लव, डेथ और मॉर्निंग की आ जाती हैं। उसके अलावा इसमें कुछ हद तक नेचर की भी बात की गई है, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से ली जाए तो। पोइटिस का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहती है कि भाई मेरे लिए जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोना धोना उनके लिए चाहिए जो ज़िंदा है, ना कि जो मर चुके हैं। और वो कहती है कि मेरी कब्र के ऊपर, मेरी ग्रेव के ऊपर कोई फ्लावर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस हाल में भी हैप्पी हूँ कि अगर मेरी कब्र के ऊपर ग्रास, मेरी ग्रेव के ऊपर ग्रास उगाता है, ग्रो करता है, तो मैं उससे ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मतलब कि अगर मैं नेचर का ही पार्ट बन जाती हूँ और नेचर को फ़ायदा होता है तो मैं इससे ही खुश हूँ। वो कहती है कि अगर मेरे मरने के बाद मुझे कोई रिमेंबर करता है या भूल जाता है, मेरा लवर है वो मुझे याद रखता है या भूल जाता है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है और ना ही मुझे कोई इससे नाराज़गी होगी अगर वो भूल भी जाता है। इवन ये ऐसी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है लाइफ की, इवन डेथ के बाद, आई मीन अगर आफ्टर लाइफ है भी या नहीं भी, इट डजेंट चेंज द फैक्ट कि वो इंटरेक्ट नहीं कर सकती विद द लिविंग डेथ के बाद। सो वही उसका कहना है कि अगर मैं लाइफ आफ्टर लाइफ है भी सही या नहीं भी है तो मैं इन लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। ना मैं नाइट एंड डे को ऑब्जर्व दोबारा कर पाऊँगी, ना मैं रेन फील कर पाऊँगी, ना मैं नाइटिंगेल की सिंगिंग को सुन पाऊँगी। इसलिए मुझे कोई अगर याद रखता है या नहीं रखता, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली क्या इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो मॉर्निंग है, जो जो रोना धोना है, वो लिविंग के लिए किया जाना चाहिए, ना कि डेड के लिए। डेड को तो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना उन्हें पता है कि उनके लिए रोया धोया जा रहा है। ठीक है, तो कंपैशन की एक अगर थीम इस लिहाज से देखी जाए तो कंपैशन की भी थीम आ जाती है। लाइन बाय लाइन एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, प्लांट दाउ नो रोजेज एट माय हेड, नोर शेडी सिप्रस ट्री, बी द ग्रीन ग्रास अबोव मी विच शावर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट, एंड इफ़ thou wilt remember and if thou wilt forget। सो इसमें फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जैसे हमने ओवरऑल समरी के किया है, इसमें वो अपने एक डेरिस्ट के साथ अपने किसी करीबी के को मुखातिब करके या करीबी को रेफ़र करके कह रही है कि भाई के जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे लिए कोई सैड सॉन्ग गाने की या बेसिकली मॉर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी बताती हैं जिस तरह के अगर कोई मर जाता है तो जिस तरह उसकी ग्रेव के ऊपर फ्लावर रखे जाते हैं या सैड सॉन्ग्स गाए जाते हैं, वो कहती है कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहती है कि ग्रास जो है वो मेरे ऊपर बन जाना या ग्रास उग जाए। अब इसकी दो तरह की इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। एक इस तरह से कि जिस तरह हमने नेचर के बारे में कहा कि अगर उसकी कब्र के ऊपर ग्रास उगाती है एंड इन द एंड वो नेचर का पार्ट बन जाती है, तो ये एक उसको लिए काफ़ी है। दूसरा ये कि वो अपने डेयरेस्ट को सिंबॉलिकली या मेटाफोरिकली कह रही है कि ग्रास की तरह हो जाना, कि ग्रास जो है तकलीफ़ या ट्रैम्पल अपॉन होता है, जिस तरह उसके ऊपर कोई चढ़ जाता है, वो रगड़ा जाता है या इवन कभी कभी टूट जाता है, फिर भी वो ग्रो करता रहता है। तो वो कहते हैं ये है कि ये लॉस जो है तुम्हारा, अगर मैं मर जाती हूँ मेरे लॉस से, तुम्हें दुख भी हुआ, उसके बावजूद ग्रो करते रहो, मूव ऑन करते रहो। आगे वो कहती है कि अगर तुम मुझे याद रखते हो या तुम मुझे नहीं भी याद रखते, इट्स ऑल द सेम, इट डज़ नॉट मैटर टू मी। जो कि कंटिन्यू होगा अगले स्टेंजा में, जहाँ पे उसने यही कहना है कि जब उसे पता ही नहीं चलेगा, जब वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकती, सो दे आर मीनिंगलेस।
सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में है, आई शैल नॉट सी द शेडोज, आई शैल नॉट फील द रेन, आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल सिंग ऑन एज इफ इन पेन, and dreaming through the twilight that doth not rise not set, happily I may remember and happily may forget। अब इसके अंदर वो डेथ के बाद का एक्सपीरियंस बता रही हैं कि मैं ना शेडोज़ देखने के काबिल रहूँगी, ना रेन को फील करने के, या नाइटिंगेल की जो सैड सॉन्ग्स हैं उनको सुनने के, ना किसी की मॉर्निंग, ना किसी अगर कोई सैड है उसको एक्सपीरियंस। मतलब वो डेथ के बाद इंसान इंटरेक्ट जब नहीं कर सकता लिविंग के साथ, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उसके आगे वो थोड़ा और एम्बिगियस हो जाते हैं अपने डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो लिविंग है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी लिमिटेड है। सो वो कहती हैं कि ड्रीमिंग थ्रू द ट्वाइलाइट। अब ड्रीमिंग थ्रू द ट्वाइलाइट वो डेथ के बाद का मंजर बयान करिए अपने मुताबिक। ट्वाइलाइट अब डार्क भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है। सो एक एम्बिगियस सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। और एंड में वो जो एक थीम थी कि पहले वो कह रही है अपने जो लवर है या अपना जो डेयरिस्ट है उसे कह रही है कि मुझे रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में वो कह रही है हैप्पली आई मे रिमेंबर, हैप्पली मे फॉरगेट। अब वो अपने बारे में बता रहे कि डेथ के बाद मे बी आई विल रिमेंबर इट और मे बी आई विल फॉरगेट। अब क्या रिमेंबर करेगी वो? लाइफ को रिमेंबर करेगी, रेन को, या ये इसने जो चीज़ें मेंशन किया या अपने डेयरिस्ट को रिमेंबर करेगी, ये उसने नहीं बताया, ये एम्बिगियस तौर पे छोड़ दिया गया। तो ये था इसका एनालिसिस।